हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 3 और उसको पूरे डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बुक का भी उपयोग करने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से कि वायु क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 वायु, जिसको बोलते हैं एयर। ठीक है, थोड़ा धीरे और वीडियो लंबा होने वाला है तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो वायु है ना, तो हम अपने आसपास इसको अनुभव करते हैं वायु को, है ना। हमको अनुभव के हिसाब से पता चलता है, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी में वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल तो देख के हमको लगता है वायु मतलब हवा, ये अकेला ही होगा अपने आप में। लेकिन वायु जो है वो क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है वायु। तो कौन कौन सी गैसें हैं जिसका मिश्रण होता है, ठीक है, तो ये जान लेते हैं हम लोग कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें है, देखिए, नाइट्रोजन। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप सुनते जाइएगा और उसको लिखते जाइएगा। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है आर्गन, और उसके बाद कुछ वाष्प भी हैं जिसको मैं लिख देता हूं जल वाष्प। ठीक है, और जल वाष्प के बाद कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के भी गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है ना, ये तो लिख दिया हूं मैंने। तो नाइट्रोजन होता है हमारा कितना, 78%। ठीक है, ऑक्सीजन होता है हमारा 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% और आर्गन होता है 0.9%। ठीक है, और कुछ मात्रा में जल वाष्प हो जाएगा आपका 0.04%। तो इस तरीके से रहता है, यानी कि मुख्य रूप से रहता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बहुत उपयोग होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधों के लिए ज्यादा होता है, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। मुख्य रूप से देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खासियत क्या है, देखो हम लोग जितने भी जीव हैं, है ना, वो जो है जैसे कि मनुष्य भी साथ में श्वसन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप के लिए मैं एक सिंपल सा चित्र बना लूंगा। और कैसे चित्र बनाऊंगा, देखिए चित्र आपको स्क्रीन पे भी शो होगा। मैं एक दो परख नली लूंगा। ठीक है, इस तरीके से परख नली ले लूंगा मैं यहां से। ठीक है, कार्क रहेगा वो, और इस तरीके से मैं इसको फिट करूंगा और यहां से एक नली बाहर निकलेगी पतली सी, जिस पर ऑक्सीजन गैस बनेगा हमारा, है ना। और इसको मैं ले जाऊंगा एक जल से भरे हुए टब में या बीकर में, और यहां से एक परख नली को मैं क्या कर दिए रहूंगा, उल्टा रख दिए रहूंगा। ठीक है, इस तरीके से परख नली जो है क्या रहेगा, यहाँ पे उल्टा भरा हुआ रहेगा। चित्र थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूं मैं, तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये चित्र जो है बुक का जो है ना, आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से परख नली को हमने क्या कर दिया है, उल्टा रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूं आपका जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। और जब मैं इसको गर्म करूंगा, ठीक है, मोमबत्ती की सहायता से मैं क्या कर देता हूं, इसको गर्म कर देता हूं। तो गर्म करूंगा तो अभिक्रिया होता है K2MnO4 प्लस MnO2। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज ऑक्साइड, नाम ध्यान से सुनिएगा। और इसके अलावा बनता है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो गैस है, तो जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो वो इस तरीके से होते हुए यहाँ पे ले जाते हैं। हम परख नली को उल्टा रखे हुए हैं ताकि और कोई गैस जो है यहाँ पे क्या हो, मिश्रित ना हो, और इसको हमने क्या कर दिया है, जल में डुबो कर रख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये जो गैस मिल रहा है ये क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। अब हम जानेंगे कैसे ऑक्सीजन गैस है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्रियाकलाप है जहां पे देखिए मैं इस तरीके से बीकर में ऑक्सीजन गैस भर लूंगा, है ना, मतलब इसी का जस्ट उपयोग कर लेंगे या इसी को जानेंगे कि है कि नहीं। फिर इसके बाद मैं लूंगा अगरबत्ती, और अगरबत्ती को माचिस की तीली से जलाऊंगा, और उसके बाद इस अगरबत्ती को मैं क्या कर देता हूं,
यहाँ पे जलाना स्टार्ट करता हूँ तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो तेजी से जलने लगती है। ठीक है, तो तेजी से जब वो जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, तो इससे हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है, लेकिन जलने में क्या होता है, सहायक होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर हमको ऑक्सीजन का कुछ भौतिक गुण पूछा जाए, ऑक्सीजन के भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण पहले था और ये वाला जो क्रियाकलाप है ना वो बाद में था, लेकिन बता दिए हैं फिर भी, है ना, लगातार वहीं पे उसकी पहचान भी हो जाएगी। तो भौतिक गुण में अधिकतर देखा जाता है अवस्था, रंग, ठीक है, गंध, और गंध के बाद दिया है जल से हल्की व भारी, जल से हल्का होता है कि भारी होता है, और इसके बाद है जल में विलेयता। तो ये गुणों को हमको भौतिक गुण के अंदर जानना है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अवस्था कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है ना। हमको अवस्था तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की, तीन अवस्थाएं जिसको प्रावस्था भी बोलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अभी तो फिलहाल तीन पढ़ रहे हैं आपको, है ना, आगे जाओगे तो एक चौथी प्रावस्था भी मिलेगी जिसको कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। तो गैसीय अवस्था, तो गैसीय अवस्था ये हो जाएगा रंग, रंगहीन, गंध, गंधहीन, ठीक है, जल से हल्की व भारी, तो ये हल्का होगा, ठीक है, और जल में विलेयता, ये जल में ना अल्प विलेय होगा, विलेय तो होगा लेकिन अल्प विलेय होगा। अन्य जो जलीय जीवधारी है ना, वो इसी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं, जैसे कि मछलियां हो गया, है ना, और जो जीव है जो जल में रहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है कि यहाँ पे बोला गया है रासायनिक गुण के अंतर्गत, मैंने जो ये बताया था ना ये रासायनिक गुण में आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जब हम धातु से क्रिया कराते हैं, है ना, मिटा लेते हैं सबसे पहले इसको हम लोग। ठीक है, तो रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के। रासायनिक, ठीक है, तो जब मैग्नीशियम की उपस्थिति, मैग्नीशियम को वायुमंडल में जलाया जाता है, ये है मैग्नीशियम, इसको वायुमंडल में जलाएंगे तो ये क्या बना लेता है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, एक सफेद रंग का प्राप्त होता है ना। जब मैग्नीशियम फीते को जलाते हैं तो एक सफेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, इसको बैलेंस करना है ना, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, फिर ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। ये सफेद होता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप में यहाँ पे बोला है, ये तो धातु हो गया, है ना, धातु से अभिक्रिया कराएंगे, और जब अधातु से कराएंगे तब क्या होगा, तो अधातु से हम लोग करा देते हैं क्या, कार्बन से करा देते हैं, कार्बन अधातु है C। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिख ही रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बोला है एक छोटे चम्मच के में कोयले के टुकड़े को लाल तप्त गर्म कर देना है एकदम, और ऑक्सीजन से भरी एक परख नली में इसको लेके जाना है, तो रंग कैसा दिखाई देगा ना, है ना। और यहाँ पे देखिए वो तेजी से जलने लगेगा, है ना, और इसको अगर हम लोग चूने के पानी में डाल दें तो चूना का पानी व्हाइट से दूधिया हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा देखिए सल्फर के साथ इसी क्रियाकलाप को दोहराएंगे, तो सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा ऑक्सीजन जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड हुआ, है ना। तो इसका उपयोग क्या है, तो ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग पहला तो आपका उपयोग होगा किसमें, श्वसन में, सभी जीवधारी श्वसन में इसका उपयोग करते हैं, और दूसरा उपयोग क्या है, वेल्डिंग में। ठीक है, मैं थोड़ा सा श्वसन वाला का रेट कर देता हूं कि ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं, लेकिन जो पर्वतारोही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे ऑक्सीजन जो है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन लोग ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरते हैं, है ना, उसमें एक हीलियम गैस का भी मिश्रण होता है हालांकि। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री लोग भी उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, गोताखोर जो पानी में गोता लगाते हैं वो लोग भी सिलेंडरों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में जो
दमे और दिल के मरीज हैं और नवजात बच्चे हैं जिनको श्वसन में कठिनाई होती है, वो भी श्वसन के रूप में ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेल्डिंग में तो मैंने बताया था कि ये जो क्या है, जलने में सहायक है ना, इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में भी, और पर्वतारोही। ठीक है, किसमें करते हैं, श्वसन में है ना, किसके द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर में करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब। और वेल्डिंग के लिए क्या करते हैं, अन्य गैसों के साथ, ये क्या होता है, ये जलने में सहायक होता है, इसलिए धातु को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन तो मुख्य रूप से पाया जाता है 78%, पूरे वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ठीक है, तो 78% पाया जाता है, तो इसका उपयोग क्या क्या है, तो पहला है पौधों और जीवधारी की वृद्धि के लिए, इसके बिना किसी भी पेड़ पौधे का, जीवधारियों का वृद्धि जो है वो संभव नहीं है, तो वृद्धि के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये नाइट्रोजन जो है विशाल मात्रा में हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है, तो ये हम बना के दिखा देते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया होता है आपका NH3। और ये सब फॉर्मूले जो हैं, तत्व के जो नाम है उसको याद रखना आप चालू कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के ये काम आएगा। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो इसको 3 लेंगे और इसको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, ये अमोनिया है, तो नाइट्रोजन जो है भारी मात्रा में हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। ठीक है, और अमोनिया से ही क्या बनता है, यूरिया और अन्य जो उर्वरक जिसका उपयोग करते हैं, है ना, वो सब बनता है। इसके अलावा विद्युत लैंप जो आता है, बल्ब है ना, पहले जो बल्ब आता था हमारे पास, ऐसे 10 रुपये वाला बल्ब रहता था। ठीक है, ऐसे करके बल्ब रहता था, टंगस्टन का, ये जो तार लगता था टंगस्टन का, और इसके अंदर जो गैस भरा होता था, ये गैस ही क्या है, नाइट्रोजन का गैस होता था। ठीक है, ध्यान देंगे, इस तरीके से सिंपली मैंने बना दिया है बल्ब को। इसके बाद देखिए, इसके अलावा जो हम लोग चिप्स वगैरह पैकेट खाते हैं, है ना, अब चिप्स का पैकेट आप देखे होंगे, पूरा तो भरा नहीं रहता चिप्स तो आधे से भी कम रहता है, उसमें ज़्यादा गैस भरा होता है ना। तो वो जो गैस है, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है जो लंबे समय तक हमको उसको रखना है, खराब होने से बचाना है, नमी से बचाना है, तो उस पर हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन का गैस डाल देते हैं। ठीक है, तो किसमें, चिप्स के पैकेट में, तथा क्या करना है, खाद्य पदार्थों को तरोताजा रखने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण तो बहुत जरूरी है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, है ना, वायु प्रदूषण के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्यों वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, और वायु प्रदूषण क्या है, तो देखिए वायुमंडल में अवांछनीय गैस, कभी कभी हम चले जाते हैं कहीं, बहुत धुआं उड़ रहा है, हमको श्वास लेने में कठिनाई होती है, दम घुटने लगता है ना, सिर दर्द करने लगता है, ये इसी वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, इसके अलावा देखिए रोजमर्रा की हम लोगों ने बहुत सारी ऐसे क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि गाड़ियां वगैरह चलाना, उससे धुआं निकलता है, कारखानों से निकलने वाले धुआं, इन सब से क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। इसको चेक करने के लिए एक प्रैक्टिकल दिया गया है, तो आप क्या करना, एक पेपर ले लेना और पेपर में आप लगा देना क्या, वैसलीन या कोई भी ऑयल लगा देना, और उसको आप रख दीजिए कहीं खुले स्थान पर, घर के बाहर रख सकते हैं, रास्ते में या कोई आवाजाही रोड है वहां पे रख दीजिए, और देखिए कि उस पर धूल कितना चिपकता है। जितना ज्यादा धूल चिपकेगा उतना ही ज्यादा वो एरिया क्या होगा, धूल का जो परत है वो बताएगा कि वहां कितना ज्यादा प्रदूषण है। अब इसका एक एग्जांपल है कि आप रोड किनारे जाते हैं तो पेड़ पौधे देखिए, पेड़ पौधों के पत्तों में धूल चिपका होता है, ये खासकर ठंड के मौसम में ज्यादा होता है, ठंड और गर्मी में होता है। ठीक है, तो वही
बताता है कि कितना उस क्षेत्र में प्रदूषण है, इससे हम जान सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक क्रियाकलाप है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा क्रियाकलाप 4 को। तो आगे चलते हैं, इसमें वही बताया गया है कि प्रदूषण के कारण क्या है। प्रदूषण के कारण तो पहला कारण तो है वाहन, ठीक है, और दूसरा कारण है उद्योग, ये मुख्य कारण है। ठीक है, तो वाहनों का उपयोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, है ना, बाइक्स, इस सब का उपयोग करते हैं हम लोग, और इसको चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है ईंधन के लिए। ठीक है, तो ये जब जलता है तो इसके जलने के पश्चात, है ना, क्या क्या निकलता है, देखिए मैं हिंदी में है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, इसके अलावा निकलता है सीसा, है ना, ये सब जो है निकलता है ना। तो ये सब जो है क्या है, मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पतियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि गाड़ी का इंजन कैसा है, गाड़ी के इंजन का भी जांच किया जाता है। अभी नया जो इंजन आ रहा है उसमें प्रदूषण के लिए और इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जिसके द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सबको हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, उद्योग, तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत सारे हमको चीजों की आवश्यकता होती है जो बनते हैं उद्योग में, है ना, धातु से हो गया चाहे प्लास्टिक हो गया, तो उससे जो उसको बनाने के लिए जब उद्योग में बनाया जाता है तो ईंधन का उपयोग करते हैं, और ईंधन के उपयोग से, है ना, बहुत सारी हानिकारक गैसें जो निकलती है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोसों के कण का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर होता है, साथ ही जीव जंतु, वनस्पति, इमारतों पर भी होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ उद्योग के साथ साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ गई है, इसकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाई गई हैं, है ना, और परियोजनाएं बढ़ेंगे तो वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा, ये भाई सीधी सी बात है। इसके अलावा इन संस्थानों में बहुत ज्यादा मात्रा में राख निकलती है। ठीक है, राख को खुले में छोड़ देते हैं, और राख जब ऐसे बिखरता है तो बहुत हिस्से को वो घेर लेता है ना, और इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण से बचाव के उपयोग क्या है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है ना, पेड़ लगाना है, क्योंकि बहुत सारी गैसों के पेड़ पौधे जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने श्वसन में उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो और विकल्प हैं, है ना, जैसे औद्योगिक संस्थान है तो वहां पे देखिए अच्छे उपकरण लगाए चाहिए जो वायु के प्रदूषण को कम कर दे, चिमनी को थोड़ा और ऊंचा रखे, चिमनी को छाने के लिए उसमें और इक्विपमेंट लगाए, जिससे क्या हो, जो भारी कण है वो क्या हो, वहीं इकट्ठा हो, वायुमंडल में ना फैले। ठीक है, इसके अलावा देखिए वायु प्रदूषण के जांच संबंधी जांच कराना है आपके बाइक, है ना, कोई भी वाहन है उसका वायु प्रदूषण संबंधी जांच जरूरी है, ये करवा के रखिए। इसके अलावा इसके और वैकल्पिक साधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ना, समुद्र आने वाली लहरों से भी बिजली बनाया जाता है, तो इससे ऊर्जा की पूर्ति इन सबसे भी की जा सकती है। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्ष उगाना है, चिमनी की ऊंचाई को बढ़ाना है, ये भी बता दिया। वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना है, और धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा लोग धूम्रपान जैसे कार्य करते हैं, है ना, जो कि सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक। इसके अलावा जो इत्र है, दुर्गंधनाशक स्प्रे है, ठीक है, प्रसाधन सामग्री है, इस सब का उपयोग भी कम से कम करना है। ठीक है, इत्र का उपयोग आप करते हो सुगंध के लिए, लेकिन उससे भी वायु जो है प्रदूषित होता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल का उपयोग आपको आवश्यकता अनुसार करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग धूम और कोहरा। धूम, कोहरा, ये क्या है? ठीक है, तो जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे जो गैस बनता है, इसके अलावा वनों की आग से जो धुआं उठता है ना, और प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं, ये तो प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा जो फैक्ट्री वगैरह, विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्र जहाँ पे बिजली बनती है ना, और बिजली कैसे बनाया जाता है, कोयले को जला के बनाया जाता है, तो कोयला जब जलेगा तो प्रदूषण तो होगा ही, है ना। तो इन सब से क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुएं की मात्रा वायुमंडल में इससे बढ़ रहा है, और ये क्या करता है, सर्दियों के दिनों में धुंध जो आपको दिखाई देता है ना, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषक कोहरे के संयोग करके क्या करती है, मोटी परत बना देती है, जिसे धूम या कोहरा कहते हैं। इसे श्वास संबंधित रोग होता है लोगों को, दमा, खांसी, इसी वजह से होता है। पत्र पत्रिकाओं में कोहरे से होने के कारण और बचाव संबंधित समाचारों का संकलन कीजिए। ठंड के टाइम में देख लेना, कोहरे से संबंधित आपको न्यूज मिलेगा ही, उसको आप संकलित कर सकते हो, जान सकते हो। इसके अलावा देखिए आगे आपका टॉपिक है पौधा घर प्रभाव। पौधा घर
प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस बोलते हैं जिसको, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होगा, सूर्य को विकिरणों को अवशोषित करने से पृथ्वी पे क्या होगा, पृथ्वी को ऊष्मा कैसे मिलेगा, सूर्य की किरणें जो है जब यहाँ पे पड़े, तो यही बताया कि पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित करके ऊष्मा प्राप्त करती है, लेकिन इसमें से अधिकांश मात्रा को पृथ्वी क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, उसको और वापिस भेज देती है। ठीक है, तो इन परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती है। ठीक है, वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों को सोख लेती है, जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये चित्र स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ज्यादा अच्छे से बनाने में टाइम लगेगा, वीडियो में जितना कम से कम समय में पूरा हो जाए इसका कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कमी होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट जब इसके चैप्टर का वीडियो बनाएंगे तो कोशिश करेंगे उस कमी को पूरा करने की। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी से बाहर इसको जाने नहीं देता, है ना, पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म हो जाती है, जिससे जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड SF6N2OCH4 जो है ना, ये जो है इन किरणों को बाहर नहीं जाने देती। अब पृथ्वी के बाहर जाने नहीं देगा तो ये पृथ्वी की सतह से फिर टकराएगा, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, देखिए मेथेन, मेथेन मतलब CH4 आपके लिए नया है ये मैं इसके, और इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, और ओजोन है ना O3, ये कुछ गैस है ना, जो अवरक्त किरणों को अवशोषित कर देती है, इसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। अब ग्रीन हाउस गैस जो है अवरक्त किरणों का रोका जाना, यानी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जब अवरक्त किरणों को रोका जाता है ना, रोका जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। और अगर ये गैसें नहीं होती और अवरक्त किरणों को नहीं रोकती, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ से देखिए ये सूर्य है, सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये प्रकाश पड़ता है यहाँ पे, आपतित होता है, लेकिन ये क्या करती है, लगभग बहुत सारे प्रकाश को फिर से परावर्तित कर देती है। परावर्तित कर देगा तो स्वयं ठंडा हो जाएगा, है ना। तो कुछ गैसें जो है बादलों के रूप में यहाँ पे ऐसे रहता है, जो इसको रोक कर फिर पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, जिससे जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। और इन्हीं के कारणों से ही पृथ्वी पे क्या है, जीवन संभव है, नहीं तो पृथ्वी आज की तुलना में और ज्यादा ठंडा होता। ठीक है, और यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या है, पौधा घर। तो यहाँ कांच का बना एक घर होता है। ठीक है, कांच का बना एक घर होगा, जहां पे क्या कर दिया जाता है, एक सिंपली ऐसे कांच का बना हुआ घर होगा, है ना, और इसके अंदर पे क्या कर देते हैं, पौधा को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है ना, तो अंदर का वातावरण जो है वो बढ़ जाता है। अंदर का वातावरण बढ़ने से क्या है, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में होता है, पेड़ पौधा ठंडे इलाकों में ये बनाया जाता है, हमारे इलाकों में, नॉर्मल इलाकों में इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठंडे इलाकों में जब बनाया जाता है तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पड़ता है तो वो बाहर नहीं जाता। कांच जो है, कांच का जो परत ऊपर लगा हुआ है ना, ग्रीन हाउस पे कांच का बना ही घर होता है, तो सूर्य की किरणें जो है बाहर नहीं निकलती, जिससे अंदर का वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, अंदर का तापमान बढ़ जाता है। और यही तापमान जब ज्यादा होगा तब पेड़ पौधे उससे क्या होते हैं, वृद्धि कर पाते हैं, आगे मतलब बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसी को ही ग्रीन हाउस कहा जाता है, ग्रीन हाउस। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा से बहुत सारे स्किन संबंधी रोग होते हैं, और जहां प्रदूषण ज्यादा है उन क्षेत्रों में अम्ल वर्षा देखे गए हैं। ठीक है, जहां प्रदूषण कम है वहां पे अम्ल वर्षा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे हम लोग चीजों का उपयोग करते हैं, वाहनों का उपयोग करते हैं, जिनसे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है ना, और वायु में कुछ गैसें चली जाती है। मैं टॉपिक दे देता हूं, सबसे पहले अम्ल वर्षा। तो वायुमंडल में है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और सल्फर का ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, जल के साथ, वर्षा के जल के साथ घुलकर, ठीक है, क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जल के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये बेसिक है आपके समझने के लिए, तो उसी को बताया गया है। ये वर्षा के जल में घुलकर, है ना, वर्षा के जल को सामान्य से अधिक अम्लीय बना देते हैं, जिसे ही अम्ल वर्षा तेजाबी बारिश कहते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। तो प्रभाव क्या है, देखिए, पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं और
पेड़ जो है लगभग नष्ट हो जाता है अम्ल वर्षा से। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्किन इन्फेक्शन जो है ना, और मिट्टी और जंगलों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से मछलियों की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, क्योंकि जल प्रदूषित होगा तो मछली की प्रजातियां भी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। इसके अलावा देखिए भवन, मूर्ति है, संगमरमर से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, इनका भी ये क्या कर देती है, क्षरण कर देती है, जैसे कि आगरा में स्थित ताजमहल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब, दाब को देखो P से प्रदर्शित करते हैं, और इसको ना, इसका मात्रक जो है ATM होता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जैसे कि गाड़ी में ट्यूब भरते, गाड़ी के ट्यूब में हम लोग हवा डालते हैं, और इसके अलावा हम लोग बलून में भी यानी गुब्बारे में भी हवा भरते हैं, तो वो फूलता है। तो जैसे जैसे हम लोग पंप के द्वारा हवा भरते हैं तो वो क्या करता है, एक दाब बनाता है, प्रेशर। और इससे ये भी पता चलता है कि गैस जो है स्थान घेरती है, जो मैं साथ में बताया था। ठीक है, तो जब प्रेशर बढ़ते जाता है और ये क्या होता है, जो गैस है वो इनकी दीवारों पर टकराती है, उन पर दाब डालती है, और इन्हीं दाब की वजह से वो क्या होते हैं, फूलते हैं। और अगर लगातार हम लोग क्या करते जाए, भरते जाए, तो ऐसा टाइम आएगा जिससे वो क्या हो जाएगा, बलून या टायर जो है वो फट जाता है। ठीक है, ट्यूब जो है फट जाता है ना। तो पृथ्वी की सतह पे ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बदलने के कारण दाब भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। दाब ज्यादा है ना, और वायुमंडली कम हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटता है ना, सॉरी, जिससे वायुमंडलीय दाब में कम हो जाती है। ठीक है, दोनों जो है एक साथ घटता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव, तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह दाब बहुत अधिक होता है तो हम पिछड़ क्यों नहीं जाते? तो इसका आंसर है कि हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं में तरल पदार्थ है। ये तरल पदार्थ जो है एक दाब आरोपित करके रखते हैं, जैसे कि वायुमंडल का दाब और हमारे शरीर के अंदर का दाब जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को, ये दोनों जब बराबर होती है, इसी वजह से ही कोशिकाएं जो हैं वो पिचकती नहीं है या फटती नहीं। ठीक है, तो उसी को इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा यदि तरल पदार्थ के द्वारा कोशिका के अंदर में आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए। इसके लिए क्रियाकलाप करना है। तो क्रियाकलाप में देखिए चित्र आपको प्रदर्शित होगा स्क्रीन पे, है ना। मैं एक सिंपल ही चित्र को बना देता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी इस तरीके से। और यहाँ पे लगा देंगे देखिए कार्क। ठीक है, ये प्लास्टिक का एक बॉटल ले लेंगे, और कार्क में हम लोग 2 पाइप लगाएंगे। एक पाइप में हम लगा देंगे बलून, ठीक है, और एक पाइप जो है ऐसी खाली रहेगा, जहां से हम लोग क्या करेंगे, हवा डालेंगे या खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मुंह पर लगाइए बोतल के, मतलब वो जो हमने नलिया जो लिया हुआ है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि बाहर से हवा को खींचे। देखिए स्टार्टिंग से करते हैं। सर्वप्रथम कार्क में 2 छेद कर चित्रानुसार मोड़कर कांच की नली लगाइए। पहली नली के निचले भाग में गुब्बारा लगाइए, कार्क के बोतल के मुंह पर इसको लगा दीजिए। दूसरी नली में मुंह लगाकर बोतल की हवा को बाहर खींचिए। ऐसा खींचेंगे आप यहाँ से हवा, तो यहाँ से हवा प्रवेश करेगा अंदर, और बलून जो है वो, गुब्बारा जो है वो और फूल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फूल जाता है। कभी कभी यह अधिक फूलकर फट भी जाता है, इसके लिए लेकिन हमको ज़्यादा बाहर हवा खींचना पड़ेगा। ऐसा मुख्यतः बोतल के भीतर का वायु दाब कम होने के कारण, क्योंकि यहाँ से वायु को हम क्या कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं। ठीक है, इस कारण होता है। इस प्रकार जब हम पृथ्वी के ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब कम हो जाता है, और बाहर का दाब कम हो जाता है, और हमारा शरीर में जो रक्त का दाब है वो बढ़ जाता है। इससे कभी कभी नस जो है वो फट जाती है ना, और खून बाहर निकल जाता है, कोशिकाएं फट जाती हैं। वायुमंडलीय दाब मौसम के परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। दाब अगर कम हो जाए तो आंधी तूफान इसी की वजह से आता है। जब वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है तो वर्षा भी होने लगती है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब जो है हमारे वायुमंडल का, ये जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 ATM। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको 1 ATM है ना, इसी को क्या बोला गया है, 1.013 इंटू 10 की पावर में 5 न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर, या इसी को बोला गया है पास्कल। ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको दाब के बारे में हमें
ने बता दिया। और हाँ, दाब दो प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर और एनिराइड बैरोमीटर। तो ये तो बस नॉर्मली है, पूछा भी जा सकता है वैसे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्रियाकलाप है जहां पे हम ले लेंगे एक बॉटल, ठीक है, एक बॉटल ले लेते हैं इस तरीके से सर, और बॉटल पे हम समान दूरी पर क्या कर देते हैं, कुछ छेद कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है ऊपर से, और छेद करेंगे तो छेदों से क्या निकलने लगेगा, पानी निकलने लगेगा। और ये बिल्कुल अगर समान दूरी पर है ना, तो बिल्कुल समान दूरी पर ही पानी क्या होगा, गिरेगा। क्यों? क्योंकि समान दूरी पर हमने छेद किया हुआ है, तो समान जगहों पर जो है दाब भी क्या लगता है, समान लगता है, ये हमको पता चलता है। तो ठीक है, इस प्रकार मैंने कोशिश किया कि ये चैप्टर आपको पूरा समझा दूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो और ज़्यादा इससे बेटर हो। कुछ कमी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।